प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज लोकार्पित होने वाली दोनों कृतियां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के कर्तृत्व पर केंद्रित हैं। हमारा सच में सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। आप राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम उनको प्रतिदिन विभिन्न चैनलों पर अपने तर्कों से विरोधियों को निरुत्तर करते हुए देखते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। शहजाद पूनावाला जी, आप भी उसी परंपरा के एक कड़ी हैं और बड़ी तर्कसंगत भाषा में अपने पक्ष प्रस्तुत करते हैं और विरोधियों को चित्त कर देते हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे पता चला कि किसी ने कहा शहजाद जी के गुरु, वो अपना गुरु सुधांशु जी को मानते हैं, तो इसलिए ये सच में आप हमारा सौभाग्य कि आप दोनों यहाँ पर हैं। श्री शिवेश प्रताप, युवा लेखक, पत्रकार, ब्लॉगर, उन्होंने पुस्तक लिखी है मोदी दशक, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर कायनात काजी, आप अपने आप को फीमेल सोलो ट्रेवलर के रूप में अपना परिचय देते हुए उनको बड़ा हर्ष होता है। उनके अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ में मेरे अनुज पीयूष जी भी मंच पर हैं। और यहाँ इस सभागृह में उपस्थित आप सब विद्वान, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, समाजधर्मी, आप सबका भी हृदय से स्वागत है। मीडिया कर्मियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ, माँ सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण कर इस सारस्वत समारोह का शुभारंभ करें। आइए भाई साहब। ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो, हम अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हों, इसी भाव से यह साहित्य सारस्वत समारोह हम लोग कर रहे हैं। भारत अमृतकाल में उत्कर्ष की ओर पहुँचे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ माँ सरस्वती के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी शैक्षिक पृष्ठभूमि से इंजीनियर हैं। बाल्यकाल से ही वे संघ के स्वयंसेवक बने, फिर विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर अर्थनीति, धर्मशास्त्र और भारतीय वाङ्मय का आपका गहन अध्ययन है। संस्कृत, संस्कृति व भारतीय इतिहास में आपकी विशेष अभिरुचि है। भारतीय टेलीविजन पर आप राजनीतिक क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं और अपनी धारदार भाषा, प्रखर चिंतन और प्रभावी प्रस्तुति से विरोधियों के कुतर्कों को धराशायी कर देते हैं। मैं पीयूष जी से आग्रह करता हूं, कृपया आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का पुस्तक संच देकर और अंगवस्त्र देकर स्वागत करें। स्वागत है भाई। अंगवस्त्र। स्वागत है। श्री शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक प्रखर वक्ता के रूप में उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तथ्यों पर आधारित अकाट्य तर्कों से वह अपने विरोधियों को निरुत्तर कर देते हैं। विधि तथा मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद आप राजनीति में सक्रिय हुए, मीडिया से भी संबद्ध रहे। अपनी राष्ट्रीय सोच और दृष्टि से वह सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए सतत तत्पर हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। मोदी और भारतीय मुसलमान पुस्तक की लेखिका डॉक्टर कायनात काजी देश की एकमात्र सोलो फीमेल ट्रैवलर हैं
जिन्होंने 5 वर्षों में देश विदेश में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर 1 लाख फोटो का संग्रह किया है। यही वजह है कि वे फोटोग्राफर, ट्रैवल राइटर और ब्लॉगर होते हुए भी खुद का परिचय सोलो फीमेल ट्रैवलर के रूप में कराती हैं। उनके अभी तक 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वर्तमान में वे देहरादून स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ के स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज़ डिपार्टमेंट के सेंटर फॉर कल्चर एंड आर्ट्स की कमान संभाल रही हैं। आपका स्वागत है। लोकनीति विशेषज्ञ, लेखक, पत्रकार शिवेश प्रताप जी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं तथा IIM कलकत्ता के एल्यूमिनी हैं। वे 1 दशक से विश्व की जानी मानी कंपनियों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। भारत सहित विश्व भर की नीतियों, आर्थिकी एवं विकास कार्यों में उनकी गहरी रुचि है। वे इंटरनेट पर एक सफल ब्लॉगर और डिजिटल कंटेंट डेवलपर के रूप में संस्कृत भाषा और प्राचीन भारतीय ग्रंथों के डिजिटलीकरण एवं संवर्धन हेतु सक्रिय हैं। उनके लेख दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ऑर्गेनाइजर सहित अनेक पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। मैं उनका भी स्वागत करने के लिए पीयूष से आग्रह करता हूँ। मित्रों, आज लोकार्पित होने वाली दोनों पुस्तकें मोदी दशक तथा मोदी और भारतीय मुसलमान, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर्तृत्व, कार्यशैली, विजन, संकल्प शक्ति तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का प्रामाणिक प्रस्तुतिकरण है। ये पुस्तकें भारतवर्ष के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यशोगाथा कहती हैं। ये माननीय नरेंद्र भाई का प्रशस्ति गान नहीं, वरन विगत 10 वर्षों में उनके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में हुए असाधारण और अभूतपूर्व कार्यों की झलक देती हैं, जिन्होंने भारत में अप्रतिम सकारात्मक रूपांतरण किया है। जिस जिजीविषा, कर्मशीलता, राष्ट्रार्पण और अथक परिश्रम का परिचय माननीय नरेंद्र भाई ने दिया है, वह एक मानव के लिए संभव ही नहीं है। अतः हम उन्हें भारतवर्ष के पुनरुत्थान के लिए अवतरित कोई देवदूत भी कह सकते हैं। बिना विशेष भूमिका के मैं मंचस्थ अभ्यागतों से आग्रह करता हूं, कृपया सबसे पहले मोदी दशक पुस्तक का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। अब मोदी और भारतीय मुसलमान पुस्तक का लोकार्पण होगा। राम और रहीम साथ में। सामान्यतः पुस्तकों के लोकार्पण में पहले लेखक बोल लेते हैं, फिर वक्ता एक एक करके बोलते हैं, पर
पिछले 1-2 कार्यक्रमों से हमने थोड़ा सा इसका परिवर्तन किया फॉर्मेट के अंदर कि एक ये इंटरेक्टिव हो ताकि अधिक से अधिक हमें विषय पर सुनने का अवसर मिलेगा। तो मैं शिवेश जी से सबसे पहले प्रारंभ करता हूँ। शिवेश जी, ये मोदी दशक पुस्तक को लिखने की प्रेरणा और इसमें क्या विशेष है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय विद्वत वरेण्य आदरणीय श्री सुधांशु जी और आदरणीय जी शहजाद पूनावाला जी, लेखिका डॉक्टर कायनात काजी जी एवं श्री प्रभात जी एवं श्री पीयूष जी, और साथ ही सभी मीडिया बंधु और श्रोतागण। यह पुस्तक मोदी दशक लिखने का जो मेरा पर्सपेक्टिव था, जो फोकल पॉइंट था, वो ये था कि विकास के बारे में अधिकतर डेटा पर बात होती है, लेकिन विकास वास्तव में डेटा से अलग समाज में जिस तरह से समाजोन्मुख परिणाम जिन कार्यों का एक शासन के रूप में, एक सरकार के रूप में होता है, वास्तव में उसे ही विकास कहना उचित है। तो विकास का जो सिद्धांत है वो यही है कि जो अंत्योदय है, जो समाज के अंतिम वर्ग तक जिस चीज का प्रभाव जाए वह विकास है। और यदि समाज के अंतिम वर्ग तक कोई भी सरकारी कार्य या नीति है जो प्रभावी नहीं हो पा रही है, तो इसका अर्थ है उसमें कुछ दोष हैं। तो विगत एक दशक से 2014 के बाद से जिस भारत में जिस एक राजनीतिक दौर का प्रारंभ हुआ, उसके पहले 4 दशकों तक जो पूर्ववर्ती शासन रहा कांग्रेस, और उसके बाद से क्षेत्रीय दलों की तमाम इस तरह के जो उत्पत्तियां हुई और उनके द्वारा भारत के अंदर धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर जो एक बहुत ही बिखराव सा हुआ, 2014 में उस पर पटाक्षेप हुआ और उस समस्त कुत्सित विमर्शों पर एक विमर्श स्थापित हुआ और वह सब पर भारी पड़ा, और उसका नाम है विकास। और वह विकास स्थापित किया मोदी सरकार ने 2014 के बाद से। इस पुस्तक को लिखने का एक जो कारण रहा कि पूर्ववर्ती जो सरकारें थी वो भारत को सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानकर शासन करती थीं, लेकिन 2014 के बाद से जो मोदी सरकार आई तो उसने इसे एकमात्र भूमि का टुकड़ा न मानकर अपितु भावनात्मक स्तर पर जाकर सत्य स्वरूप भारत माता मानकर इसकी देहात्मा के रक्षण, पोषण और संवर्धन का कार्य किया। जब मैं बात करता हूं देहात्मा की, तो देह का अर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चरल सोशल डेवलपमेंट, और जब मैं आत्मा की बात करता हूं तो भारत के सांस्कृतिक गौरव के पुनर्स्थापना की बात करता हूं, उसके पुनर्वलन की बात करता हूं। आज के समय में इनटेंजिबल और टेंजिबल दोनों तरीके का जो विकास है समाज में, टेंजिबल डेवलपमेंट्स के बारे में तो हम बहुत डिस्कशन करते हैं, लेकिन जो इनटेंजिबल पर्सपेक्टिव्स हैं विकास के, वह कहीं ना कहीं विमर्श में छूट जाता है। दूसरी बात कि यह बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए यह समझना कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है, जो नीतियां बन रही हैं उसके पीछे सरकार का परिप्रेक्ष्य, सरकार क्या सोचती है, और इससे हमारा जो विश्वास है और मजबूत हो जाता है। जैसे कि पहले का जो विमर्श था राजनीतिक, वह जातियों पर, कोटे पर, बहुत सारे ऐसे विषयों पर आधारित था। लेकिन जिस प्रकार से एमएसएमई के क्षेत्र में मोदी सरकार ने विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं, ओडीओपी के द्वारा प्रत्येक जनपद को एक एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है, तो इससे बहुत बड़ा व्यापक जो विमर्श है गांवों को मजबूत करने का। देखिए, देश की आजादी के बाद से गांधी जी की इच्छा थी ग्राम केंद्रित विकास हो, क्योंकि देश में 85% लोग गांव में रहते थे, लेकिन उसके इतर जाकर भारी उद्योग और इंजीनियरिंग आधारित निर्माण का विकास हुआ। आज के समय में जब एमएसएमई की बात हो रही है, ओडीओपी की बात हो रही है, तो इसके द्वारा किस तरह से समाज मजबूत हो रहा है वह आप देखिए कि आज के समय में भारत में एमएसएमई के भीतर 49.7 यानी 49.7% जो एमएसएमई के छोटे और सूक्ष्म उद्योग हैं उनके जो ओनर हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। यानी एमएसएमई जब मजबूत होगा तो धीरे धीरे उससे पूरा समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भी मजबूत हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे महिला सशक्तिकरण की, तो पहले महिला सशक्तिकरण का जो विमर्श था उसके पीछे जब भी बात होती थी तो
कॉरपोरेट और ये सारी चीजों को एक दिमाग में ऐसी छवि बनी हुई थी कि यहां से महिला सशक्तिकरण आता है। लेकिन 2014 के बाद देश का विमर्श यह बदला कि वास्तव में महिला सशक्तिकरण का दृष्टि यदि देखें तो एमएसएमई उद्योगों में महिलाओं की जो मालकिन है, महिलाएं जहां मालकिन है, उसका प्रतिशत है 20%, जबकि कॉरपोरेट में महिलाओं का नेतृत्व मात्र 11% का है। और मोदी सरकार इन क्षेत्रों में चैतन्य होकर कार्य कर रही है और इस कारण से आज के समय में जो योजनाएं हैं उससे जो एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन आ रहा है। मैं दूसरी एक बात करूंगा डिजिटल लोकतंत्र की, जो बहुत कम डिस्कस किया जा रहा है, जबकि उसे देश में और विश्व स्तर पर बहुत बड़ा डिस्कोर्स बन सकता है। भारत ने जिस प्रकार से डिजिटल लोकतंत्र की स्थापना में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है, मैं एक उदाहरण उसका देता हूं आपको, यूपीआई का। पूरे विश्व में इस प्रकार के डिजिटल पेमेंट सिस्टम और इस तरह के जो डिजिटल एक मोनोपोली, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे उनकी सरकारों से लड़ाई थी यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में। वहां पर सरकारें डरती थीं कि किस प्रकार से ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके थ्रू ये सारी चीजें करी जाएं। साथ साथ उसके अलावा ये भी उसमें विमर्श था कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनको मैनेज, इनके द्वारा जो जन कल्याण कैसे सुनिश्चित किया जाए। भारत में जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किया गया उसमें देखिए यूपीआई के द्वारा, यूएचआई के द्वारा, इसके अलावा ओडीओपी के द्वारा जिस प्रकार से यहां पर डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया गया और उससे उसमें प्राइवेट पार्टनर्स को भी जो है इन्वॉल्व किया गया। और कोविन ऐप उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर आप देखें तो इस तरह से पूरे विश्व में जो एक डिजिटल डिवाइड पैदा हो रहा था, G20 के समय में मोदी सरकार ने जिस तरह से कहा कि हम छोटे देश, जो विश्व के छोटे देश हैं, उनके अंदर भी इस डिजिटल डिवाइड को खत्म करेंगे, हम अपने एक सॉफ्ट पावर के द्वारा उनको डिजिटली जो है एम्पावर करेंगे। तो इस प्रकार से भारत का जो ये डिजिटल लोकतंत्र है वह पूरे दुनिया में एक आशा की किरण है। और अगर मैं इंटेंजिबिलिटी की बात करूं, जो इंटेंजिबल ग्रोथ हमारे देश ने सुनिश्चित किया, उसमें अगर आप देखें तो भारत का सॉफ्ट पावर जैसे एम्पावर हुआ है। और सॉफ्ट पावर के साथ साथ भारत की जो सांस्कृतिक शक्ति है उसका जो परावर्तन हुआ है, भारत सांस्कृतिक रूप से जितना समृद्ध था और उसका जो परावर्तन हुआ वह भी बहुत ही प्रशंसनीय है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस राम मंदिर से ही राष्ट्र मंदिर का मार्ग प्रशस्त होगा। और यदि मैं राष्ट्र मंदिर की बात करता हूं तो देखिए 2014 में जब मोदी जी आए थे तो हम लोग जो स्वयं ऐसा चाहते थे कि मोदी जी आए, हमें स्वयं यह विश्वास नहीं था कि भारत की छवि विगत, आज हम जब सोचते हैं कि 10 वर्षों में इतना व्यापक परिवर्तन आएगा, भारत की छवि वैश्विक स्तर पर, आज के समय में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पे अपना पासपोर्ट लहराते हुए जाता है, पहले वो छुपा कर जाता था। और इसके पीछे मैं जब थोड़ा सा भावनात्मक स्तर पर सोचता हूं और जब मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक होकर इस बात को ढूंढता हूं तो मुझे मानस में वशिष्ठ जी की एक बात याद आती है कि जिम सरिता सागर महु जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। जिस प्रकार से समस्त नदियों का जल समुद्र में जाकर स्वयं समाहित होना चाहता है, यद्यपि समुद्र को उस जल की कामना नहीं होती, उसी प्रकार मोदी जैसे धर्मशील व्यक्ति के ऊपर दुनिया के सारे यश वैभव आकर स्वयं सुशोभित होना चाहते हैं। और इसीलिए ऋतंभरा दीदी ने जो बात कही कि कोई नींव का पत्थर बनता है, कोई स्तंभ बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन कोई कलश बन जाए तो वह कलश नरेंद्र मोदी भाई बने हैं, उसके पीछे उनका धर्मशील जीवन है और उनका आत्म अनुशासन है। और वह आत्म अनुशासन देखिए कैसा है कि उस आत्म अनुशासन के द्वारा वह सबसे पहले उसे खुद पर लागू करते हैं। वो ये सोचते हैं कि देश के अंदर लोक कल्याण का विमर्श विलासिता के रेस कोर्स से नहीं हो सकता, उसके लिए लोक कल्याण पथ, लोक कल्याण मार्ग से देश का लोक कल्याण सधेगा। और इसीलिए रेस कोर्स से सात लोक कल्याण मार्ग बन जाता है और वहां से लोक कल्याण आता है। और क्यों आता है, जब मैं इस विषय को सोचता हूं तो मुझे उत्तर रामचरित के भवभूति के राम याद आते हैं, जहां कहते हैं कि श्रेहम दया च सौक्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। यानी इस लोक आराधन के लिए मुझे अपनी प्रिय सीता को भी परित्याग करना पड़े तो मैं करूंगा। और इस प्रकार से देश की 140 करोड़ जनता के लिए जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री अहर्निश कार्य कर रहे हैं, बिना रुके बिना थके,
आप मोदी जी के चेहरे को देखिए, कभी लगता ही नहीं है कि ये 70 वर्षीय हैं, हमेशा आपको एक युवा जैसा फील आएगा। तो यह जो राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का विमर्श प्रारंभ हुआ, देश में जो राम की चेतना खो गई थी उसका जो पुनर्वलन हुआ है, और देखिए एक विकसित भारत की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं तो राम का विमर्श बहुत आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक चरित्रवान युवा और चरित्रवान समाज ही देश को विकसित बनाता है, ना कि विकसित देश में चरित्रवान युवा रहता है। और इसलिए मैं अपनी बात अंतिम यह कहकर समाप्त करूंगा। राम जी की एक बात वाल्मीकि रामायण से उद्धृत करूंगा कि राम जी एक विमर्श आता है, एक चर्चा आती है, एक श्लोक है वाल्मीकि रामायण में कि मय्येव जीर्णताम यातु यत्त्वयोपकृतं हरे नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांक्षति। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर आते हैं राम जी के पास और सब बताते हैं, तो राम जी कहते हैं कि हे कपिकुल नंदन, मैं ये जो तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है यह मेरे अंदर ही जीर्ण हो जाए, मुझे प्रत्युपकार का अवसर ही ना आवे। क्यों ना आवे? क्योंकि प्रत्युपकार की कामना करने वाला व्यक्ति अपने उपकारी के विपत्ति की कामना करता है कि जब वह विपत्ति में आएगा तब मैं उसके ऊपर उपकार करूंगा। और इसलिए भगवान राम का चरित्र और जीवन हम अंगीकृत करेंगे, और जिसको अंगीकृत करके इस देश के महापुरुषों गांधी जी और अब नरेंद्र मोदी जी को हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं यहीं पर अपनी बात विराम करूंगा कि जिस हम भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक सामाजिक परावर्तन की बात सोच रहे थे, कल्पना कर रहे थे, आज हम उसको अपने आंखों से देख रहे हैं। और मुझे इस बात का बड़ा ही संतोष है कि हम विकसित भारत में बूढ़े होंगे, और इसके लिए हम सभी को अपना प्रयत्न करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सादर जय जय सिया राम। धन्यवाद शिवेश जी। बस सुधांशु जी, आप इन 10 वर्षों को कैसे देखते हैं, और अमृतकाल को लेकर जिस प्रकार की कल्पना माननीय नरेंद्र भाई ने की है, अभी से उन्होंने 100 दिन का ब्लूप्रिंट बना लिया नई सरकार का। अच्छा ठीक, तो मैं कायनात काजी से बात आग्रह करता हूं कि कृपया वो अपनी पुस्तक पर टिप्पणी दें, और फिर हम विस्तार से इन दोनों अपने वक्ताओं को सुनेंगे। मंच को प्रणाम करते हुए मैं सीधे विषय पर आऊंगी, क्योंकि हमारे वक्ताओं को जाना भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, श्री शहजाद पूनावाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे प्रभात जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मंच पर बैठे हमारे और साथियों का भी धन्यवाद। मैं एक यायावर हूँ, महिला ट्रैवलर हूँ, सोलो ट्रैवलर हूँ, देश की पहली सोलो ट्रैवलर हूँ जिसने 5 वर्षों में 3 लाख किलोमीटर यात्रा की है, और अपने देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर नागालैंड तक देखा है, उसके गांव को, उसके आंचलों को देखा है। पिछले 3 वर्षों से बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हूँ, एक दायित्व है मेरे ऊपर, तो एक अलग दृष्टि से देखने का अवसर मिला। लगातार प्रवास करती हूँ, क्षेत्रों में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, विशेष रूप से ऐसे इलाकों में जाती हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, पिछड़े जगहें हैं। हम जब प्रवास करते हैं तो प्रवास के दौरान हम ये तय करते हैं कि हम जाकर उन जगहों पर जाएं जहाँ पर आम लोगों तक हमारी सरकार की योजनाएं पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। तो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, हम हर तबके के बीच जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं। जब मैंने इन यात्राओं को किया और अपने प्रवास के दौरान मैंने ये महसूस किया कि जितने भी लाभार्थी हैं उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक विशेष वर्ग को दूर रखा गया है। आपको हर जगह मुस्लिम लाभार्थी मिलेंगे। हर योजना में कोई एक ऐसी योजना नहीं मिली जिसमें मुस्लिम लाभार्थी ना हो। अगर हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो ये केवल जुमला नहीं है, ये ज़मीन पर है, जिसके आंकड़े आपको इस पुस्तक में दिखाए मिलेंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। और ये होने के बावजूद जब हम समाज के बीच जाते हैं तो हमें एक सवाल हमेशा फेंका जाता है हमारी ओर कि मुस्लिम विरोधी है, बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। कैसे मुस्लिम विरोधी कैसे है? लोग ये नैरेटिव चलाते हैं कि मुसलमानों के लिए क्या किया,
तो ये जो पुस्तक है वो ये बताएगी कि पिछले 9 सालों में, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। इस पुस्तक में पूरे विस्तार से इस बात पर चर्चा की है कि जो सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधे तौर से मुस्लिम समाज को मिल रहा है। इस पुस्तक में बहुत गंभीरता से इस बात पर भी विचार किया गया है, मैंने चर्चा की है कि आज हमारे देश में जो मुसलमानों की स्थिति है उसके कारण क्या है। देश जब आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने बराबर से हिस्सा लिया। देश जब आज़ाद हुआ तब इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, लेकिन आज की स्थिति ये है कि हम माने या ना माने लेकिन मुस्लिम समाज में अशिक्षा का अंधकार है, बहुत गहराई से अंधकार है। घेटोइजेशन का शिकार है समाज, और बदलाव को लेकर कोई जागृति है नहीं, ये एक सच है। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं पूरे भारत में जाती हूँ, निर्भय होकर जाती हूँ, मुझे कभी कुछ डर नहीं लगता, जबकि मेरे पीछे ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना ही कोई बहुत पैसे हैं। फिर ये मेरे अंदर साहस कहाँ से आया? मेरे अंदर ये साहस सिर्फ शिक्षा का है। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो दहाड़ा। तो ये हमारे समाज को भी अपने अंदर, ये समय है जब रिफॉर्म की ज़रूरत है, जागृति की ज़रूरत है कि आप कुछ मत कीजिए, आप शिक्षा का दामन थाम लीजिए। आपके अंदर मेहनत की कमी नहीं है, आपके अंदर स्किल की कमी नहीं है। अगर हम देखें तो हस्त कौशल से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो विशेष रूप से मुस्लिम्स के हाथ में हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके से चले आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है। इस किताब को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य ये भी है कि सिर्फ हंगामा मचाने से कुछ नहीं होगा। ये जो सूरत है ये बदलनी चाहिए, हमारे समाज से लोग जागृत हो, क्योंकि सरकार तो अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, लेकिन हमारा जो समाज है वो कितना जागृत है, वो बदलना चाहता है कि नहीं बदलना चाहता। हमारे समाज ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है, तो अब आके ये उदासीनता क्यों? एक दौर था जब मस्जिदों के बाहर किताबों की दुकानें होती थी और उसको कहा जाता था उर्दू बाजार। आज वहाँ किताबों की दुकानों की जगह बिरयानी की दुकानें होती हैं। ये अपने आप में एक चित्र है जो सूरत हाल बयान करता है। आपके पास मेहनत की कमी नहीं है, बाहुबल की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ शिक्षा की। हमारा कुरान जिसकी पहली सूरत कहती है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी कि पढ़ जो कुछ इस कायनात में है, पहली आयत कह रही है। मैं यही निवेदन करूंगी समाज से कि आप पढ़ाइए, आप धार्मिक किताबें भी पढ़ाइए, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं और समाज के प्रति ईमानदार हैं तो अरेबिक की ग्रामर पढ़ाइए, भाषा पढ़ाइए। आप अरेबिक में क्या पढ़ते जा रहे हैं आपको खुद ही नहीं पता उसका अर्थ क्या है। आप रटे जा रहे हैं, हिल हिल कर पढ़े जा रहे हैं। कुरान अपने आप में मुकम्मल है, अगर आप उसको उसका अर्थ में पढ़ें, अपनी मातृभाषा में पढ़ें। मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैंने हिंदी में पढ़ा, इसलिए मेरे अंदर के जो मुसलमान है वो कुरान को फॉलो करता है। आप भाषा पढ़ाएं, ग्रामर पढ़ाएं, ताकि जो अंधेरा है वो मिटे। जब कुरान की पहली आयत करेगी पढ़ो तो पढ़ो। सरकार जितना कुछ कर सकती है सरकार कर रही है, लेकिन आपको भी करना होगा। इस पुस्तक में मैंने उन विषयों पर भी बात की है कि सरकार, मैंने सच्चर समिति का के हवाले से बात की है। इस देश पर सबसे ज़्यादा किसने राज किया, किस पार्टी ने राज किया? कांग्रेस ने, और मुसलमानों की पैरोकार भी है, तो कुछ किया क्यों नहीं? कांग्रेस में 5 शिक्षा मंत्री हुए जो मुसलमान थे, क्या किया उन्होंने? कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई? अक्सर हमें कहने को आता है कि आज़म खां के ऊपर इतने अत्याचार, उन्होंने तो ये विश्वविद्यालय बनाया। अच्छा भैया, किसी को उस विश्वविद्यालय का कोई ग्रेजुएट मिला आज तक? मुझे तो नहीं मिला। मैं ढूंढती हूँ, पूछती हूँ, तुम्हें मिले तो मुझे मिलवाना। उस विश्वविद्यालय से कौन पास होके निकला? डिग्री छोड़ो, डिप्लोमा किया था किसी ने? तो कुछ नहीं होगा। सरकार पूरी कोशिश कर रही है आपको मुख्य धारा में लाने के लिए, लेकिन क्या आप अंदर से अपने आप को मुख्य धारा में लाने के लिए जागृत हैं? शिक्षा से जुड़िए और राष्ट्र निर्माण में योगदान दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी और अन्य वक्ताओं को बोलने का अवसर दूंगी। धन्यवाद। शहजाद जी, बहुत आरोप लगते हैं भाजपा पर कि ये मुस्लिम विरोधी है
ये पुस्तक जब हमारे पास प्रकाशन के लिए आई तो मैंने कहा इसको अवश्य प्रकाशित करेंगे, क्योंकि ये उसको नेगेट करती है जो एक धारणा बना दी समाज के अंदर कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। आप अपना इस विषय पर पूरा अभिमत दें, फिर इसी विषय पर हम सुधांशु जी को भी सुनना चाहेंगे। सबसे पहले प्रभात प्रकाशन आपका, प्रभात जी आपका और दोनों लेखकों का कि इस पुस्तक के अनावरण के लिए, इन दोनों पुस्तकों के अनावरण के लिए मुझे मेरे वरिष्ठ साथी, हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ आपने मंच साझा करने का मौका दिया, तो इसका बहुत बहुत आभार आप दोनों को। देखिए, ऐसा है कि मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। दरअसल सबसे ज़्यादा अगर कोई मुस्लिम विरोधी और सबसे ज़्यादा अगर कोई मुसलमानों से नफरत करता है तो वो यही तथाकथित सेकुलर दल है जो मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाते हैं, और मैं उसका प्रमाण लेकर आया हूँ। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा डिबेट भी जब करता हूँ तो तथ्यों के आधार पर करता हूँ, और मुझे लगता है ये दोनों किताबें भी एक तर्क और तथ्यों को सामने लाती हैं। गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में थे, मैं तब की बात कर रहा हूं जब वो मुख्यमंत्री के रूप में थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं सिर्फ। गुजरात के मुसलमानों की लिटरेसी रेट 73.5%, राष्ट्रीय औसत जो थी उस समय पर वो 70% से कम थी, और हिंदुओं की गुजरात में लिटरेसी रेट 68.3% थी। ये मुस्लिम विरोधी पार्टी का काम है। महिलाओं की लिटरेसी रेट, मुस्लिम महिलाओं की लिटरेसी रेट 57% थी गुजरात में, राष्ट्रीय स्तर पर 43% थी। गुजरात में मुसलमानों की, रूरल मुसलमानों की इनकम, उस समय की बात कर रहा हूं, 688 रुपये प्रति महीना थी। गुजरात में हिंदुओं की प्रति महीना इनकम 644 रुपये थी। और वेस्ट बंगाल में, जहां पर सेकुलरिज्म का हमेशा से शासनकाल रहा है, पहले कांग्रेस पार्टी, फिर लेफ्ट पार्टी, फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, वहां पर मुसलमानों की औसत मंथली इनकम 501 रुपये थी। गुजरात के मुसलमानों की 688 रुपये, बंगाल के मुसलमान की 501 रुपये। गुजरात में मुसलमानों की एवरेज डिपॉजिट की साइज 32,933 रुपये, बंगाल में 13,824 रुपये। गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, मुसलमानों की आबादी 9% और उनकी सबसे ऊंची सरकारी पदों में हिस्सेदारी 8.5%, क्लास 1 की नौकरियों में 9.9% और जनरल कैटेगरी की जॉब्स में 16% हिस्सेदारी। और बंगाल में मुसलमानों की आबादी 25%, ऊंचे पदों पर उनकी भागीदारी 1.2%, क्लास 1 में तो वो आंकड़ा ही उपस्थित नहीं था, और जनरल कैटेगरी में 6.3%। फिर भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी है, और जिन लोगों ने केवल और केवल मुसलमानों को गरीबी और दंगे दिए, वो लोग मुसलमानों के असली हमनवा है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, मुंबई, जलगांव, अहमदाबाद और मुजफ्फरनगर के ऐसे बड़े बड़े दंगे हुए जिसमें मुसलमान, मुझे लगता है 10 से 12 हज़ार की संख्या में मारे गए। उद्धव सेना, जिसको ये लोग कहते थे कि उद्धव जी का परिवार मुंबई के नरसंहार में दंगों में शामिल था, उनके साथ आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के लिए अपने आप को एक बार गठबंधन में डाल देती है। और आज आप पिछले 10 वर्षों में देखिए कि क्या इस तरह का कोई भी बड़ा दंगा या कोई भी इस प्रकार का कम्युनल वायलेंस किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ हुआ है, और क्या किसी प्रधानमंत्री ने उठकर यह कहा है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो मैंने आपको इकोनॉमी और प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया, मैंने आपको सिक्योरिटी के बारे में बताया, और पिछले 10 वर्षों में जो माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट लगभग कुछ 3,200 करोड़ हुआ करता था, उसको लगभग 5,000 करोड़ तक ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। जो 5 वर्षों में मनमोहन सिंह की सरकार ने 2.94 करोड़ स्कॉलरशिप दी थी, उसको बढ़ाकर 3.14 करोड़ करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया।
मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं, जनधन अकाउंट हो, टॉयलेट की योजना हो, नल से जल की योजना हो, गरीबों को आवास देने की हो, सिलेंडर देने की हो, उसमें एक भी योजना में शिल्पा को मिला परंतु सुल्ताना को नहीं मिला, या मोहम्मद को नहीं मिला और मोहित को मिला, ऐसा एक भी उदाहरण पिछले 10 वर्षों में कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पाया है। और उल्टा जो बैंक के खाते खुले हैं उसमें लगभग 42% खाते अगर किसी के खुले हैं तो वो गरीब मुसलमान समाज के लोगों के ही खुले हैं। और अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि यदि नरेंद्र मोदी जी इतने ही मुस्लिम विरोधी हैं तो जो उनको 15 सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देशों से मिले हैं उसमें से अधिकतम मुस्लिम देशों ने उनको दिए हैं। उसमें सबसे कंजर्वेटिव या जो सबसे हम जिसको ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम देश मानते हैं अफगानिस्तान, सबसे रिलीजियसली इंपॉर्टेंट मुस्लिम देश जिसको मानते हैं सऊदी अरेबिया, सबसे संपन्न मुस्लिम देश यूएई और बहरीन जैसे देशों ने दिए हैं, सबसे इमोशनली सेंसिटिव देश जिसे माना जाता है पैलेस्टाइन, सबसे इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग जिसे देश को माना जाता है इजिप्ट जहां पर कायरो यूनिवर्सिटी है, उन देशों ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। तो मुझे लगता है कि समस्या देखने की दृष्टि में है। यदि वो अपना वो चश्मा हटा ले तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें और तस्वीरें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये केवल और केवल कुछ लोगों की मुसलमान वोट बैंक की दुकानदारी बंद होने की वजह से आज वो इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करते हैं। असलियत में मुसलमानों के सबसे बड़े विरोधी यही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने मुसलमानों को ना कभी सिक्योरिटी दी है ना प्रॉस्पेरिटी दी है, और आज वो दोनों ही नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मुसलमानों को मिल रहा है। बहुत सुंदर सहवाग जी। मैं आदरणीय सुधांशु जी बैठक से आग्रह करता हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार प्रहार किया जा रहा है नरेंद्र भाई के ऊपर 2002 से, जब से वो गोधरा कांड हुआ, तो आपके उत्तर से हमको समाधान मिले। हमारी पार्टी के युवा नेता शहजाद भाई ने अभी बहुत अच्छे ढंग से तथ्यों के आधार पर रखा। दोनों लेखक शिवेश जी, कायनात जी, प्रभात जी, पीयूष जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों भाइयों, ये दोनों जो विषय हैं, मोदी दशक और मोदी और मुसलमान, अगर हम इस विषय को देखें तो दोनों बातें कैसे आपस में गुथी हुई हैं, इसको समझने के लिए बस 4-5 बिंदुओं को आप ध्यान कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोट करना चाहता हूं, 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। 18 मई 2014 को लंदन के संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा, उसका शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वो फेमस स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की, जो 14-15 अगस्त 1947 की रात को लिखा। उन्होंने कहा नियति के साथ हमारा मिलन है। और उस अखबार ने लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज अ डे इन इंडियन हिस्ट्री, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले ज्यादातर उस विचारधारा का शासन रहा जिनकी सोच में, जिनके प्रेरणा में, जिनकी कार्यशैली में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की विरासत का प्रभाव था। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई लेना देना नहीं। तो इस दशक की शुरुआत ऐसे हुई, और उस शुरुआत का पहला लक्षण देखा 15 अगस्त 2014 को, जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 2 ऐसी बातें कही जिसका कि राजनीतिक पंडितों ने कहा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। एक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा स्वच्छ भारत अभियान। लोगों ने कहा स्वच्छता अच्छी चीज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छी चीज है, पर इसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। कारण क्या था? यह विचार बदलने के लिए दशक शुरू हुआ था, यह सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था। और आप देखिए दोनों में इतना बदलाव आया कि आज हम किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी चीज आसानी से नहीं फेंकते हैं। लिंग अनुपात में इतना सुधार आया कि पिछले वर्ष पहली बार ऐसा हुआ, नवजात शिशुओं में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हुई है। यह भारत में जब से डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल है उसके बाद का पहली बार ऐसा मौका आया। अब आप सोचिए 4-5 काम इन दशकों में किए, जो मैं कभी हल्का सा मौका लगा दोनों किताबों को देखने का। अब मैं ये दावा करूं कि मैंने किताब पढ़ी वो भी चुनाव के दौरान, तो फिर तो ये होगा ना कि नेता लोग ऐसा ही बोलते हैं, इसलिए मैं ये दावा नहीं कर सकता। मगर जो मैंने किताब पलटने का प्रयास किया,
देखिए 4-5 चीजों पे मोदी जी ने ध्यान दिया। नंबर 1, स्वतंत्रता की सार्थकता ही क्या जब तक अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में उजाला ना आए। तो सबसे पहले उन्होंने गरीब को एम्पावर किया, जनधन योजना हो और अनेक प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया। सेकंड, जब एक बार आपने एम्पावर किया, जिसे हम लोग कहते थे ना उस जमाने में, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, तो करोड़ों घरों तक उजाला पहुंचाए। नेक्स्ट कम्स सिक्योरिटी। अरे भाई क्या विकास होगा अगर सुरक्षा नहीं होगी? याद करिए धमाकों की श्रृंखलाएं होती थी, उत्तर से दक्षिण तक कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां धमाके ना हो। तो चलती ट्रेन में, चलती बस में कहीं ना कहीं धमाका हो जाता था। रेलवे स्टेशन से लेके, बस अड्डे से लेके, पार्कों में लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका होगा। और धमाकों के बाद हालत ये थी कि 26/11 हमले के बाद, केवल 9 महीने के बाद, जुलाई 2009 में शर्म एल शेख में हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे और कहते थे कि आतंकवाद की घटनाओं से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। मोदी जी ने कहा आतंकवाद की घटनाओं के साथ शांति वार्ता नहीं होगी। और पिछले 10 साल पहले वो 10 साल हैं जब हमने कोई वार्ता नहीं की, कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया और आतंकवाद को इतना नियंत्रित किया कि वो आतंकवाद जो पूरे भारत में फैला हुआ था, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक हम उसको करने में सफल हुए। नेक्स्ट कम्स डेवलपमेंट। अब आप देखिए कि इस समय डेवलपमेंट का ये माहौल है। भारत के किसी इलाके में आप खड़े हो जाइए और किसी भी डायरेक्शन में 100-150 किलोमीटर चले जाइए, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होता दिख जाएगा। अब मैं वो सारे आंकड़े नहीं दोबारा गिनाना चाहता, कितने एयरपोर्ट बने, कितनी सड़कें बनी हैं, कितनी रेलवे लाइंस बनी हैं, किस ढंग से डेवलपमेंट हुआ, हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए। तीसरा डायमेंशन। फिर आता है चौथा, भारत का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक प्रेस्टीज, जिसके विषय में कहा गया कि व्यक्ति पासपोर्ट लेके जाता है। 5वां डायमेंशन, वो सारा प्रेस्टीज अपनी जगह है, अगर देश के अंदर स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव ना हो तो वो 5 चीजों को लेकर जो परिवर्तन आया है इस दशक में, वो अभूतपूर्व है और अतुलनीय है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो डेवलपमेंट और वो सांस्कृतिक और कैसे हो सकता था। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। बिजली जल रही है, भारत को विकसित राष्ट्र बनना था तो पावर की जरूरत थी। अब उस समय हमारा कोल से ही प्रोडक्शन होता था। जब हम आए थे 50% से ज्यादा एनर्जी जनरेशन कोल से होता था। अगर हम कोल के द्वारा, कोयले के द्वारा करते तो कितना पर्यावरण का प्रदूषण और कितना समय आता। सोलर पे ध्यान दिया, आज हम सोलर उत्पादन में दुनिया के 5वें नंबर के देश हैं। और इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना जिसका केंद्र भारत में बना। आप सोचिए ये बदलाव आया। अब हमने टारगेट रखा कि 2030 तक भारत की जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो 40% ग्रीन एनर्जी होगी। और पहली बार ऐसा हुआ 2022 तक वो टारगेट अचीव हो गया। नाउ द रिवाइज टारगेट फॉर 2030 इज 50%। ये है एक सोच कि डेवलपमेंट के लिए क्या सोच थी। ये मैंने सिर्फ उदाहरण दिया क्योंकि डिटेल में नहीं। अब आप आइए जो सांस्कृतिक गौरव की सोच। आप याद करिए, आपको ध्यान है प्रधानमंत्री जी ने पहली विदेश यात्रा किस देश की थी? भूटान की। दूसरी यात्रा नेपाल की। कोई सोचेगा अमेरिका पहले जाना चाहिए था ना। जहां से एक सांस्कृतिक लगाव है वहां से शुरुआत किया। और वो संस्कृति हमें कैसे जोड़ती, हमें एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यहां पर मां सरस्वती की प्रतिमा है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया, पूर्वी छोर पे है। अगर आप अमेरिका में जाएं और वॉशिंगटन में जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे जाके बाहर देखें तो उन्होंने 9 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगा रखी है। किस कहां? इंडोनेशिया में। और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ते हुए हैं। उन्हें कोई गुरेज नहीं है इससे। वो कहते हैं ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कौन कह रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया मां सरस्वती की प्रतिमा अमेरिका में लगा रहा है। अगर भारत की एम्बेसी में लग जाए तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। इसलिए देखिए वो एक सोच था। और मोदी जी ने आने के बाद सोच का जो बदलाव किया, शहजाद भाई ने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स बताई। मैं एक दूसरे ढंग से बात करना चाहता हूं। जब इस देश को आजादी मिली, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उस समय ब्यूरोक्रेसी में 20% मुसलमान थे। अभी कायनात जी ने सच्चर कमेटी का पूरा डिटेल बताया तो 2013 में सच्चर की रिकमेंडेशन आई। उस समय तक आते आते क्या हो गया? आप कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट से हमारी स्थिति खराब हो गई। कैसे हो गई भाई? ये सोचने की बात थी। 1931 के सेंसस में उत्तर प्रदेश की रेट ऑफ लिटरेसी 8% के आसपास थी। चूंकि वह 31 मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जातिगत आधार पर थी। हिंदू समाज में सबसे पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण मानी जाती थी 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद मुसलमानों में 24%। आप सोचिए नेशनल एवरेज से इतना ज्यादा। फिर साहब हम पीछे रह गए। कैसे रह गए?
ये सोचने की जरूरत है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, और मोदी जी ने कैसे अंतर किया। एक छोटा सा उदाहरण, परमवीर चक्र विजेता एक मुस्लिम हुआ है, वीर अब्दुल हमीद। 2015 में वीर अब्दुल हमीद जी की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई, कोई गया वीर अब्दुल हमीद के घर? कोई नहीं गया। मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाया, उनकी पत्नी को बुलाया और पूरे परिवार का यहां सम्मान किया। टापू भी नाम रख रहे हैं। जी, टापू का भी आप ये सोचिए, अब जब आजादी मिली, आज जैसे एक वो है मतलब मुहाफिज मजलिस, सरताज सेकुलर सियासत, तो वो कहते हैं कि साहब वो अपराधियों में मुझे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा दिखती जो जेल में बंद है। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, और भी कई एक फील्ड रहे जहां मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा थी आबादी के अनुपात में, उनको लगता आबादी के अनुपात से ज्यादा है। भाई हम लोग जब बच्चे थे उस जमाने शुरू करिए, हम लोग के जन्म से बहुत पहले से, आजादी के बाद बड़े बड़े फनकार, बड़े गुलाम अली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अमजद अली खां, और फिर आज आप कहते हैं हम बेपढ़े लिखे रह गए। सबसे इंटेलेक्चुअल काम जो होता था, कविता लिखना, शायरी करना, तो हजरत जयपुरी, सुल्तान मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, ये सब कहां चले गए भाई? अचानक सब गायब हो गए। अब क्या, अब कौन नजर आता है? अब मुस्लिम समाज अपने को किससे जोड़ता है? मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील, जाकिर नायक, बुरहान वानी। ये क्या हो गया भाई? तब प्रतिनिधि वो थे, आज प्रतिनिधि वो क्यों? तभी देश टेक्निकली सेकुलर नहीं था। जब से 1976 में सेकुलर डाला गया, तब से ऐसे फंसे जाल में कि उसके बाद अपनी काबिलियत भी भूल गए। और तब क्या था, मैं एक छोटी सी बात जो मैंने पहले भी कई बार कही है, बड़ा फेमस बॉलीवुड का भजन है, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे बिन बिगड़े सगरे काज, मधुबन में राधिका नाचे रे, मोहन की मुरलिया बाजे रे। किसने गाया? मोहम्मद रफी। लिखा किसने? शकील बदायूनी। म्यूजिक किसने दिया? नौशाद अली। आज तो फतवा जारी हो जाता, पक्का फतवा जारी हो जाता आज। तो आप सोचिए कि जिसके पास वो कैलिबर था, वो कहे आज हम यहां आ गए। तो 2013 में सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आई, आजादी के 67 साल हो गए थे, 6 साल हमारी सरकार रही थी, 61 साल सेकुलर दलों की सरकार रही थी। तो किसने इस मुकाम तक पहुंचाया? और मैं उसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने, जो केरल के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा राजीव गांधी की कैबिनेट से जब उन्होंने इस्तीफा दिया शाहबानो केस के मामले पर, तो उन्होंने कहा, राजीव गांधी की कैबिनेट के एक मंत्री ने कहा, तुम इस चक्कर में क्यों पड़े हो? तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुसलमानों के लिए इसके साथ ही गलत हो रहा है, ये उनको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो आरिफ साहब ने कहा कि उस कैबिनेट मिनिस्टर का कोट अनकोट वर्ड था कि मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो तुम उन्हें गटर में पड़े रहने दो, तुम क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हो? बस ये वो मानसिकता थी जिसने कि एक ऐसी कौम को, जिसके पास बड़ा हुनर था, जिसके पास बड़ी लियाकत थी, जिसके पास बड़ी सदाकत थी, वो गरीब व गुर्बत और मुफलिसो मजलूमियत के दौर में आ गया। और इतना ही नहीं, अपराध और आतंकवाद के साथ चस्पा भी हो गया और चस्पा कर भी लिया उनके नेताओं ने, हमेशा उसी के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, और मजे की बात ये कि साहब कोई और कम्युनिटी कहे हम बहुत गरीब स्थिति में आ गए, समझ में आ गए, साहब ये तो रूलिंग क्लास था। तो कहें साहब कोई तो सुल्तान आलम थे, तो कोई नवाब साहब थे, तो कोई निजाम साहब थे, फिर आज ये हालत कैसे हो गई? तो मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए। ये सेकुलर सियासत की जाल में ऐसे फंसे कि अपनी लियाकत से भी महरूम हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अब जो बात शहजाद भाई ने कही, देखिए मोदी जी ने बदलाव क्या लाया। हम लोग बच्चे थे, तो बच्चे भी नहीं थे, युवा हो चुके थे, राम मंदिर आंदोलन चला,
और ऐसा कि जैसे ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट का मामला है, अब उसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका था जो शुरू में इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता था, और उसका प्रमाण यह है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब मूर्तियां वहां प्रकट हुई हैं, तो 12 साल की मियाद पूरे होने में जब केवल एक हफ्ता रह गया था, दिसंबर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार बना, वरना वो मुकदमा ही नहीं लड़ना चाहता था। खैर वो अलग बात थी। कहा जाता था कि साहब जिस दिन राम मंदिर बनने लगेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। और उस जमाने में सिर्फ भारत में ही दंगे नहीं हुए थे, पाकिस्तान बांग्लादेश में भी दंगे हुए थे। अब आप सोचिए आज हालात क्या है, राम मंदिर बन रहा है, और अभी शहजाद ने बताया 5 बड़े मुस्लिम देशों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिए हैं, जो भारत के किसी प्रधानमंत्री को नहीं। अब आप एक और बात सोचिए, इतना ही नहीं, G20 हुआ, उसके अगले दिन मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, वो एक दिन एक्स्ट्रा रुके। किसके लिए? भारत के साथ ट्रेड टॉक्स के लिए। यूएई, मतलब वो कहते थे कि वो पेट्रोल देना बंद कर देगा। यूएई, इंडिया, यूएई और यूरोप ट्रेड कॉरिडोर साइन किया कि भारत का यूएई के साथ ट्रेड कॉरिडोर, मतलब मंदिर भी बन रहा है और ट्रेड कॉरिडोर भी बन रहा है। ये कभी किसी ने सोचा? और तो सुनिए, जो अभी आपने कहा शहजाद भाई ने, सबसे कंजर्वेटिव पाकिस्तान का सबसे खास कौन था? यूएई, जिसपे वो सबसे ज्यादा वो करता था। अभी वो वैसे उनके वजीर आजम गए भी यूएई, सोचा कि कश्मीर में बोल दे, उसने कहा अपने काम से मतलब रखो, हमारे चक्कर में नहीं बोलने की नहीं होती। अब आप समझिए, उसको लगता था कि यूएई उसका साथ देगा कश्मीर के मुद्दे पे। क्या यूएई ने कुछ बोला? सऊदी अरब ने कुछ बोला? 370 के बाद कुछ नहीं बोला। और हालत यह हो गई कि पाकिस्तान को लगता था कि यूएई उनके लिए बोलेगा, उनको समर्थन देगा। उसने मोदी जी को ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। तो मतलब अब देखिए डिप्लोमेटिक डेक्स्टरिटी क्या थी, कूटनीतिक दक्षता क्या, कि हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। हमने उसके बाद भी स्थिति देखिए, मंदिर का निर्माण हुआ, चलिए भारत में सब कुछ शांतिपूर्ण निपट गया, कम से कम इसका क्रेडिट तो सरकार को देना चाहिए। तो आप कहेंगे नहीं साहब, आप सरकार में थे इसलिए शांति से निपट गया। पाकिस्तान बांग्लादेश में क्यों शांति से निपट गया? वहां भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसका मतलब कुछ हालात ऐसे थे, और जो हमने अपने पड़ोसी की गति की कि यूएई भी हमारे साथ कॉरिडोर बना रहा है, वो यूएई हमारे साथ व्यापार करना चाह रहा है, जिस यूएई के आगे वो कटोरा लेके खड़े हैं। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा बदलाव आया। तो उनकी हमने वो हालत कर दी, जैसे पुराना फिल्म का गीत था ना, कि पाकिस्तान की हालत यूएई को देख के ये हो रही होगी कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ, मुस्लिम देश भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। ये मोदी जी ने 1 दशक में करके दिखाया। तो मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा कि बदलाव का एक बहुत बड़ा दौर आया है। भारत एक नए सिरे से उभरता हुआ आ रहा है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं जो मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए। लोग कहते हैं कि मुसलमानों को आपने ये टिकट कम दिए, वो टिकट कम दिए। पूछिए, आज 542 सीटें हैं, 20% है ना, 120 उम्मीदवार दिखाइए अपोजिशन के। महाराष्ट्र में 1 टिकट नहीं दिया है। गुजरात में कहते थे ना 182 सीटें हैं, 10% है, 19 दिखाइए टिकट। अब देखिए हमने क्या बनाया, हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ पिछली कई सेंचुरीज में, और उसको कोई मानने को तैयार नहीं। कहते हैं सब बीजेपी का हो गया। अब आप सोचिए, आपके पास कोई एक हीरा आ जाए और आप उस हीरे को छोड़ने को तैयार हो जाएं, तो इसके लिए कोई क्या करे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आप में से शायद बहुत लोगों को पता होगा, एक ही मुस्लिम साइंटिस्ट हुआ है जिसको फंडामेंटल फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। वह पाकिस्तान के अब्दुल समद। 1973 में उनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, यानी वो भी हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। और साहब जब जिसको मिल गया तो उनकी कम्युनिटी अहमदिया को वहां की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास करके गैर इस्लामी घोषित कर दिया। मतलब अगर भूले भटके कोई साइंटिस्ट आ जाए तो उसके साथ कितनी अदावत, वो इतनी अदावत रहती है कि उस अदावत ने आपको उस मुकाम तक पहुंचाया
जो मैंने पार्लियामेंट में बोला तो फिर बोल देता हूं, आपको समझाया गया कि बीजेपी को तुमसे बड़ी अदावत है और फला पार्टी को हमसे तुम्हें बड़ी मोहब्बत है, और उस मोहब्बत और अदावत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। और अंत में मैं कहूंगा, आपने मोदी जी का दशक कहा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए साहब, हमारी सोच दशक की नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा एक दशक की तो परफॉर्मेंस है, 25 साल का एजेंडा है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृतकाल के 25 साल 1000 साल के भारत का भविष्य निर्धारण करेंगे। तो विजन 1000 साल का है और प्रेरणा 10,000 साल पुरानी है। इतना बड़ा हमारा विजन है। और अगर आप देखें तो मैं अंत में कहना चाहूंगा कि इस देश में जब 19वीं सेंचुरी थी, 1 जनवरी 1901 को जब 20वीं सदी का पहला सूरज इस देश में उगा तो पूरे देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेज की। 1 जनवरी 1951 को जब पहला सूरज उगा तो इस पूरे देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और 1 जनवरी सन 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पे पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की। और 2001 में मोदी जी का पदार्पण हुआ। अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार। अगला दशक 2019 का, मतलब 20 की शुरुआत आई तो 303 की बहुमत की सरकार, अब अगले वाले में 400 पार। तो मतलब आप ये समझिए कि ये दशक नहीं, हम तो शताब्दी की बात करते हैं कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। और मैं मोदी जी के लिए यह कहना चाहूंगा, सिर्फ जिसमें कि विकास के लिए जो लोग आक्षेप लगाते हैं और मुसलमानों के मुद्दे पे जो लोग आक्षेप लगाते हैं, दोनों एक ही, मतलब एक शेर है जिसमें दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। उन्होंने जो कार्य देश के लिए किया और जैसे बताया कि हर समाज के वर्ग को दिया बगैर किसी भेदभाव के, जो शहजाद ने उदाहरण देके बताया, तो उनके लिए कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। तो इसलिए मैं उनकी तरफ से कहता हूं, वो फेमस लाइन है कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। और हवाएं हमारे ही पक्ष में, इसमें भी कॉन्फिडेंट रहिए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय है, भारत का वक्त आ गया है। आपको दिखाई भी पड़ रहा है, G7 कंट्रीज में हम हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाले हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये सारी चीजें दिख ही रही। आपने देखा पिछले ही क्वार्टर में चाइना के मुकाबले इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में रेमिटेंस ज्यादा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। हम चौथे नंबर के स्टॉक एक्सचेंज भी बन गए हैं। और ये जो रिपैट्रिएशन होता है, जो बाहर के लोग पैसा भेजते हैं, उसमें इंडिया नंबर 1 हुआ। $111 बिलियन बाहर से आया है और अभी तक मिडिल ईस्ट के देशों से ही आता था। पहली बार 36% पैसा जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, सिंगापुर, जो हाई हमारे जॉब्स हैं उनमें से आया है। तो बदलाव पूरा दिख रहा है। अपनी आंखों के सामने से देखिए, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। धन्यवाद सुधांशु जी। आपका उद्बोधन, आपके विचार इतने प्रभावी हैं कि मन करता है सुनते रहें। और ये जो आज यहाँ हमें 2 रत्नों का उद्बोधन सुनने को मिला, शहजाद जी का और डॉक्टर सुधांशु जी का, हम सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं। टीवी पर तो रोज़ इनको देखते हैं और बड़े प्रभावित होते हैं। आज प्रत्यक्ष देखने का, सुनने का अवसर मिला, बहुत आभारी हैं आपके। ये पुस्तक बाहर विशेष मूल्य पर उपलब्ध है, आप में से जो लोग लेना चाहें ले सकते हैं। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। मैं पीयूष कुमार जी से आग्रह करता हूं कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें।
प्रभात प्रकाशन की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करना मेरा परम सौभाग्य है। हमारा सदैव प्रयास रहता है कि आप संस्कृति और राष्ट्रीय विचारों के उन्मूलन में सहायक उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन ही करें। ऐसी पुस्तकें जो भारत के सांस्कृतिक वैभव का जयघोष करें और हमारे स्वर्णिम भविष्य का पथ आलोकित करें। अमृतकाल में हम अब इसी संकल्प के साथ जो प्रकाशन कर रहे हैं, भारत की श्रेष्ठ विभूतियों के योगदान को रेखांकित करने वाली हैं। भारत बोध जागृत करने वाली और ज्ञान संपन्न समाज बनाने के लिए ये आवश्यक पुस्तकों का प्रकाशन करें। आज लोकार्पित हुई पुस्तकें, दोनों पुस्तकें इसी परंपरा की एक कड़ी हैं, क्योंकि वे हर भारतीय के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की श्रीवृद्धि करती हैं। आप सभी महानुभाव हमारे अपने हैं। हम सभी आपके समय स्नेह पाश में बंधे हुए हैं और आपका आना हमारे लिए हर्ष का विषय है। मैं अंतर्मन से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, जो चुनावों के अत्यधिक व्यस्त होने के बावजूद भी लोकार्पण के लिए उन्होंने समय दिया, आप पधारे, आपका बहुत धन्यवाद है। और एक अनुज की तरह से आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हम अनुग्रहित हैं। और भाजपा IT सेल के श्री शहनाज पूनावाला जी भी, जो अक्सर टीवी पे भी बहुत दिखाई देते हैं आजकल, उनका भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि वे समय निकाल के आए। और दोनों लेखक श्री प्रताप जी और डॉक्टर कायनाथ जी ने ये पुस्तकें हमें प्रकाशना दी, आप दोनों का धन्यवाद है। और यहाँ उपस्थित सभी आदमियों का हृदय से बहुत धन्यवाद। कंस्टिट्यूशन क्लब के सभी कर्मचारियों का, सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर जलपान की व्यवस्था है, कृपया जलपान करके ही जाएं।